नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी तकसीम, जिसके लेखक हैं गुलजार साहब। जिंदगी कभी कभी जख्मी चीते की तरह छलांग लगाती दौड़ती है और जगह जगह अपने पंजों के निशान छोड़ती जाती है। जरा इन निशानों को एक लकीर से जोड़ के देखिए तो कैसी अजीब तहरीर बनती है। 84-85 की बात है, जब कोई एक साहब मुझे अमृतसर से अक्सर खत लिखा करते थे कि मैं उनका तकसीम में खोया हुआ भाई हूं। इकबाल सिंह नाम था उनका और गालिबन खालसा कॉलेज में प्रोफेसर थे। 2-4 खत आने के बाद मैंने उन्हें तफसील से जवाब भी दिया कि मैं तकसीम के दौरान दिल्ली में था और अपने माता पिता के साथ ही था और मेरा कोई भाई या बहन उन फसादों में गुम नहीं हुआ था। लेकिन इकबाल सिंह इसके बावजूद इस बात पर बजिद रहे कि मैं उनका गुमशुदा भाई हूं और शायद अपने बचपन के वाकयात से ना वाकिफ हूं या भूल चुका हूं। उनका ख्याल था कि मैं बहुत छोटा था जब एक काफिले के साथ सफर करते हुए गुम हो गया था। हो सकता है कि जो लोग मुझे बचाकर अपने साथ ले आए थे उन लोगों ने बताया नहीं मुझे, या मैं उनका इतना एहसानमंद हूं कि अब कोई और सूरत हाल मान लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने यह भी बताया था उन्हें कि 1947 में मैं इतनी कम उम्र का भी नहीं था, करीब 11 बरस की उम्र थी मेरी। लेकिन इकबाल सिंह किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने जवाब देना बंद कर दिया। कुछ अरसे बाद खत आने भी बंद हो गए। करीब 1 साल गुजरा होगा कि बंबई की एक फिल्मकार सई परांजपे से उनका एक पैगाम मिला। कोई हरभजन सिंह साहब हैं दिल्ली में, मुझसे बंबई आकर मिलना चाहते हैं। मुलाकात क्यों करना चाहते हैं इसकी वजह सई ने नहीं बताई, लेकिन कुछ भेद भरे सवाल पूछे जिनकी मैं उनसे उम्मीद नहीं करता था। पूछने लगी, तकसीम के दिनों में तुम कहाँ थे? दिल्ली में, मैंने बताया। क्यों? यूं ही। सई बहुत खूबसूरत उर्दू बोलती हैं, लेकिन आगे अंग्रेजी में पूछा, और वालिदन तुम्हारे? दिल्ली में थे, मैं साथ ही था उनके। क्यों? थोड़ी देर बात करती रही, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अंग्रेजी का पर्दा डाल रही हैं बात पर, क्योंकि मुझसे हमेशा उर्दू में बात करती थी जिसे वे हिंदी कहती हैं। सही आखिर फूट ही पड़ी। देखो गुलजार, यूं है कि आई एम नॉट एक्सपोज टू टेल यू, लेकिन दिल्ली में कोई साहब हैं जो कहते हैं कि तुम तकसीम में खोए हुए उनके बेटे हो। ये एक नई कहानी थी। करीब 1 माह बाद बंबई के मशहूर अदाकार अमोल पालेकर का फोन आया। कहने लगे, मिसेज दंडवते तुमसे बात करना चाहती हैं, दिल्ली में हैं। मिसेज दंडवते कौन? मैंने पूछा। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जनता गवर्नमेंट, मिस्टर मधु दंडवते की पत्नी। वह क्यों? पता नहीं, लेकिन वे किसी वक्त तुम्हें फोन कर सकती हैं। मेरा कोई सरोकार नहीं था मिस्टर या मिसेज मधुर दंडवते के साथ, कभी मिला भी नहीं था। मुझे हैरत हुई। अमोल पालेकर को मैंने दफ्तर और घर पर मिलने का वक्त बता दिया। अफसाना बल खा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि यह भी उस सही वाले अफसाने की कड़ी है। लेकिन अमोल चूंकि अदाकार हैं और अच्छा अदाकार अच्छी अदाकारी कर गया और मुझे इसकी वजह नहीं बताई। लेकिन मुझे यकीन है कि वह उस वक्त भी वजह जानता होगा। कुछ रोज बाद प्रमिला दंडवते का फोन आया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से एक सरदार हरभजन सिंह जी बंबई आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि मैं तकसीम में खोया हुआ उनका बेटा हूं। वह नवंबर का महीना था, इतना याद है। मैंने उनसे कहा कि मैं जनवरी में दिल्ली आ रहा हूं, इंटरनेशनल फिल्म उत्सव में। 10 जनवरी में दिल्ली में होऊंगा, तभी मिल लूंगा, उन्हें यहां मत भेजिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि सरदार हरभजन सिंह कौन है। उन्होंने बताया, जनता राज के दौरान वे पंजाब में सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। जनवरी में दिल्ली गया, अशोका होटल में ठहरा था। हरभजन सिंह साहब के यहां से फोन आया कि वे कब मिल सकते हैं। तब तक मुझे यह अंदाजा हो चुका था कि वह कोई बहुत आस्थावान बुजुर्ग इंसान हैं। बात करने वाले उनके बेटे थे। बड़ी इज्जत से मैंने अर्ज किया, आज उन्हें जहमत न दें, कल दोपहर के वक्त आप तशरीफ लाएं, मैं आपके साथ चलकर उनके दौलत खाने पर मिल लूंगा। हैरत हुई यह जानकर कि सई भी वहां थी, अमोल पालेकर भी वहीं थे और मेरे अगले रोज की इस अपॉइंटमेंट के बारे में वे दोनों जानते थे। अगले रोज दोपहर को जो साहब मुझे लेने आए वे उनके बड़े बेटे थे। उनका नाम इकबाल सिंह था।
पंजाबियों की उम्र हो जाती है लेकिन बूढ़े नहीं होते। उठकर बड़े प्यार से मिले। मैंने बेटे की तरह ही पैरी पौना किया। उन्होंने मां से मिलाया। ये तुम्हारी मां है बेटा। मां को भी पैरी पौना किया। बेटे उन्हें दारजी कह के बुलाते थे। दूसरे बेटे, बहुएं, बच्चे, अच्छा खासा एक परिवार था। काफी खुला बड़ा घर। यह खुलापन भी पंजाबियों के रहन सहन में ही नहीं, उनके मिजाज में भी शामिल है। तमाम रस्मी बातों के बाद कुछ खाने को भी आ गया, पीने को भी आ गया, और दारजी ने बताया कि मुझे कहाँ खोया था। बड़े सख्त दंगे हुए जी, हर तरफ आग ही आग थी और आग में झुलसी हुई खबरें। पर हम भी टिके ही रहे। जमींदार मुसलमान था और हमारे पिताजी का दोस्त था और बड़ा मेहरबान था हम पर। और सारा कस्बा जानता था कि उसके होते कोई बेवक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकता। उसका बेटा स्कूल में मेरे साथ पढ़ा था, शायद अयाज नाम लिया था। लेकिन जब पीछे से आने वाले काफिले हमारे कस्बे से गुजरते थे तो दिल दहल जाता था। अंदर ही अंदर कांप जाते थे हम। जमींदार रोज सुबह और शाम को आकर मिल जाता था, हौसला दे जाता था। मेरी पत्नी को बेटी बना रखा था उसने। एक रोज चीखता चिल्लाता एक ऐसा काफिला गुजरा कि सारी रात छत की मुंडेर पर खड़े गुजरी। हम ही नहीं, सारा कस्बा जाग रहा था। लगता था वही आखिरी रात है, सुबह प्रलय आने वाली है। हमारे पांव उखड़ गए। पता नहीं क्यों लगा कि बस यही आखिरी काफिला है। अब निकल लो, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अपने मोहसिन अपने जमींदार से दगा करके निकल आए। वह रोज कहा करता था, मेरी हवेली पर चलो, मेरे साथ रहो, कुछ दिन के लिए ताला मार दो घर को, कोई नहीं छुएगा। लेकिन हम झूठ मूठ का हौसला दिखाते रहे, अंदर ही अंदर डरते थे। सच बताऊं संपूर्ण काका, ईमान हिल गए थे, जड़ें कांपने लगी थीं। सारे काफिले उसी रास्ते से गुजर रहे थे। सुना था मियां वाली से होके जम्मू में दाखिल हो जाओ तो आगे नीचे तक जाने के लिए फौज की टुकड़ी मिल जाएगी। घर वैसे के वैसे ही खुले छोड़ आए। सच तो यह है कि दिल ने बांग दे दी थी, अब वतन की मिट्टी छोड़ने का वक्त आ गया, कूच कर चलो। दो लड़के बड़े, एक छोटी लड़की 8-9 साल की, और सबसे छोटे तुम। 2 दिन का सफर था, मियां वाली तक पैदल। खाने को जिस गांव से गुजरते कुछ न कुछ मिल जाता था। दंगे सब जगह हुए थे, हो भी रहे थे, लेकिन दंगे वालों के लश्कर हमेशा बाहर ही से आते थे। मियां वाली तक पहुंचते पहुंचते काफिला बहुत बड़ा हो गया। कई तरफ से लोग आ आकर जुड़ते जाते थे। बड़ी ढांढस होती थी बेटा, अपने जैसे दूसरे बदहाल लोगों को देखकर। मियां वाली हम रात को पहुंचे। इसी बीच कई बार बच्चों के हाथ छूटे हमसे, बदवास होकर पुकारने लगते थे। और भी थे वो हम जैसे। एक कोहराम सा मचा रहता था। पता नहीं कैसे यह खबर फैल गई कि उस रात मियां वाली पर हमला होने वाला है, मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। खौफ और डर का ऐसा सन्नाटा कभी नहीं सुना। रात की रात ही सब चल पड़े। दारजी कुछ देर के लिए चुप हो गए, उनकी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन मां चुपचाप टकटकी बांधे मुझे देखी जा रही थी। कोई इमोशन नहीं था उनके चेहरे पर। दारजी बड़े धीरे से बोले, बस उसी रात उस कूच में छोटे दोनों बच्चे हमसे छूट गए, पता नहीं कैसे। पता हो तो वह जुमला अधूरा छोड़कर चुप हो गए। मुझे बहुत तफसील से याद नहीं बेटे। बहुएं कुछ उठी, कुछ जगह बदल के बैठ गए। दारजी ने बताया, जम्मू पहुंचकर बहुत अरसा इंतजार किया। एक एक कैंप जाकर ढूंढते थे और आने वाले काफिलों को देखते थे। बेशुमार लोग थे जो काफिला की शक्ल में ही कुछ पंजाब की तरफ चले गए, कुछ नीचे उतर गए जहां जहां जिस किसी के रिश्तेदार थे। जब मायूस हो गए हम तो पंजाब आ गए। वहां के कैंप खोजते रहे। बस एक तलाश ही रह गई। बच्चे गुम हो चुके थे, उम्मीद छूट चुकी थी। 22 साल बाद एक जत्था हिंदुस्तान से जा रहा था, गुरुद्वारा पंजा साहिब की यात्रा करने, बस दर्शन के लिए। अपना घर देखने का भी कई बार ख्याल आया था, लेकिन ये भली मानस हमेशा इस ख्याल से ही टूट के निढाल हो जाती थी। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और फिर यह गिल्ट भी हमसे छूटा नहीं कि हमने अपने कस्बे के जमींदार का एतबार नहीं किया। सोच के एक शर्मिंदगी का एहसास होता था। बहरहाल हमने जाने का फैसला कर लिया, और जाने से पहले मैंने एक खत लिखा जमींदार के नाम और उनके बेटे अयाज के नाम भी।
अपने हिजरत के हालात भी बताए, परिवार के सभी और दोनों गुमशुदा बच्चों का जिक्र भी किया। सत्य और संपूर्णन का ख्याल था शायद अयाज तो न पहचान सके, लेकिन जमींदार अफजल हमें नहीं भूल सकता। खत मैंने पोस्ट नहीं किया, सोचा वहीं जाके करूंगा। 20-25 दिन का दौरा है, अगर मिलना चाहेगा तो चाचा अफजल जरूर जवाब देगा। बुलवाया तो जाएंगे, वरना अब क्या फायदा कब्रें खोद के, क्या मिलना है। एक लंबी सांस लेकर हरभजन सिंह जी बोले, वह खत मेरी जेब में ही पड़ा रहा। पन्ना जी मन माना ही नहीं। वापसी में कराची से होकर आया और जिस दिन लौट रहा था पता नहीं क्या सूझी, मैंने डाक में डाल दिया। न चाहते हुए भी एक इंतजार रहा, लेकिन कुछ माह गुजर गए तो वह भी खत्म हो गया। 8 साल के बाद मुझे जवाब आया, अफजल चाचा का। मैंने चौंक कर पूछा, वे चुप रहे। मैंने फिर पूछा, अयाज का? सर को हल्की सी जुम्बिश देकर बोले, हाँ, उसी खत का जवाब था। खत से पता चला कि तकसीम के कुछ साल बाद ही अफजल चाचा का इंतकाल हो गया था। सारी जमींदारी अयाज ही संभाला करता था। चंद रोज पहले ही अयाज का इंतकाल हुआ था। उसके कागज पत्तर देखे जा रहे थे तो किसी एक कमीज की जेब में वह खत निकला। मातम पुरसी के लिए आए लोगों में किसी ने वह खत पढ़ के सुनाया तो एक शख्स ने इतला दी कि जिस गुमशुदा लड़की का जिक्र है इस खत में, वह अयाज के इंतकाल पर मातम पुरसी करने आई हुई है मियां वाली से। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि उसका असली नाम सत्या है। वह तकसीम में अपने माँ बाप से बिछुड़ गई थी और अब उसका नाम दिलशाद है। माँ की आंखें अब तक खुश्क थीं, लेकिन दारजी की आवाज फिर से रुंध गई थी। वाहे गुरु का नाम लिया और उसी रोज रवाना हो गए। दिलशाद वही मिली, अफजल चाचा के घर। लो जी, उसे सब याद था पर अपना घर याद नहीं। हमने पूछा, वह खोई कैसे, बिछुड़ी कैसे हमसे? तो बोली, मैं चल चल के थक गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं एक घर के आंगन में तंदूर लगा था, उसके पीछे जाके सो गई थी। जब उठी तो कोई भी नहीं था। सारा दिन ढूंढ ढूंढ के फिर वहीं जाके सो जाती थी। 3 दिन बाद उस घर वाले आए तो उन्होंने जगाया। मियाँ बीवी थे। फिर वहीं रख लिया कि शायद कोई ढूंढता हुआ आ जाए, पर कोई आया ही नहीं। उन्हीं के घर नौकरानी सी हो गई। खाना कपड़ा मिलता था, पर बहुत अच्छी तरह रखा उन्होंने। फिर बहुत साल बाद, शायद 8-9 साल बाद, मालिक ने मुझसे निकाह पढ़ा के अपनी बेगम बना लिया। अल्लाह के फजल से 2 बेटे हैं। एक पाकिस्तान एयरफोर्स में है, दूसरा कराची में अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहा है। राइटर्स को कुछ क्लीशे किस्म के सवालों की आदत होती है जिसकी जरूरत नहीं। वह हैरान नहीं हुई आपको देखकर या मिलकर? रोई नहीं? नहीं, हैरान तो हुई, लेकिन ऐसी कोई खास प्रभावित नहीं हुई। दारजी ने कहा, बल्कि जब भी सोचता हूं उसके बारे में तो लगता है बार बार मुस्कुरा देती थी हमारी बातें सुनकर, जैसे हम कोई कहानी सुनाने आए हैं। उसे लगा नहीं कि हम ही उसके माँ बाप हैं। और संपूर्ण उसके साथ नहीं थी? नहीं, उसे तो याद भी नहीं। माँ ने फिर वही कहा जो इन बातों के दरमियान 2-3 बार कह चुकी थी। पिन्नी, यानी संपूर्ण को बोल रही थी, तू मान क्यों नहीं जाता? क्यों छुपाता है हमसे? अपना नाम भी छुपा रखा है तूने। जैसे सत्या दिलशाद हो गई, तुझे भी किसी ने गुलजार बना दिया होगा। थोड़े से वक्फे के बाद फिर बोली, गुलजार किसने नाम दिया तुझे? नाम तो तेरा संपूर्ण सिंह है। मैंने दारजी से पूछा, मेरी खबर कैसे मिली आपको? या कैसे ख्याल आया कि मैं आपका बेटा हूं? ऐसा है पुत्र, वाहे गुरु की करनी 30-35 साल बाद मिल गई तो उम्मीद बंध गई शायद वाहे गुरु बेटे से भी मिला दे। इकबाल ने एक दिन तुम्हारा इंटरव्यू पढ़ा किसी पर्चे में और बताया तुम्हारा असली नाम संपूर्ण सिंह है और तुम्हारी पैदाइश भी उसी तरफ की है, पाकिस्तान की। तो उसने तलाश शुरू कर दी। हाँ, मैंने ये नहीं बताया तुम्हें कि उसका नाम इकबाल अफजल चाचा का दिया हुआ था। माँ ने पूछा, काका तू जहां मर्जी है रह, तू मुसलमान हो गया है तो कोई बात नहीं, पर मान तो ले कि तू ही मेरा बेटा है। पिन्नी,
मैं अपने खानदान की सारी तफसील देकर एक बार फिर हरभजन सिंह जी को नाउम्मीद करके लौट आया। इस बात को भी 7-8 साल हो गए। अब सन 1993 है। इतने अरसे बाद इकबाल की चिट्ठी मिली और भोग का कार्ड मिला कि सरदार हरभजन सिंह जी परलोक सिधार गए। मां ने कहलाया है कि छोटे को जरूर खबर देना। मुझे लगा जैसे सचमुच मेरे दारजी गुजर गए। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपको आनंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।